नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। फिल्म एक्टिंग कोर्स का ये हमारा 24वां एपिसोड है, जिसमें हम बात करेंगे स्टैनिस्लॉवस्की के अनुसार अभिनय में अविच्छिन्न रेखा, जो टूटे नहीं वो रेखा, अनब्रोकन लाइंस का सिद्धांत। स्टैनिस्लॉवस्की का विचार है कि रंगमंच पर नाटकीय व्यापार की अविच्छिन्न रेखा बननी चाहिए। अगर ये अविच्छिन्न रेखा नहीं बनेगी तो वो जो कंटिन्यूटी है, वो तारतम्यता है, वो अभिनय में, नाटक में, फिल्म के सेट पर, फिल्म में नहीं रहेगी। अभिनेता के भीतर का वाद्य यंत्र मतलब शरीर अब संगीत महोत्सव के स्वरमान की अवस्था में है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमने पिछले एपिसोडों में बताया है उसके हिसाब से अब कोई वायलिन बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, तो जो सुर है, वो पूरे सुरों में जो काम होता है वो अब हम हमारे शरीर के माध्यम से अभिनय के वाद्य यंत्र को बजा सकते हैं। किससे? वो जो हमने पूर्व में बताई गई जो भी चीजें हैं, जो भी हमने सिद्धांत बताए हैं, इमोशनल मेमोरी और भी बहुत सारे सिद्धांत जो शुरू में हमने बताए थे, अनुयोजन, तो ये सब चीजें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। अब उन्होंने क्या बोला, आगे कल्पना करो कि हमने एक नाटक प्रदर्शित करने का निश्चय किया है और प्रत्येक जो अभिनेता इस क्लास में, सबको उनको रोल दिया जाएगा, उनको जो है एक अलग भूमिका, विलक्षण भूमिका दी जाएगी। तो उसके लिए हम लोगों ने ये तय किया है। अब आपका नाटक का जो आपने पाठ है वो एक बार कर लिया है, अब आप क्या करोगे? तो अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग उन्होंने बताया। पहले ने बोला कि भाई जब तुम घर चले जाओगे तो क्या करोगे? तो वान्या ने कहा अभिनय। लियो का उत्तर था मैं अपने को अपनी भूमिका में अनुभव करने की कोशिश करूंगा। मारिया बोली मैं कहीं एक कोने में बैठकर अपनी भूमिका में स्वयं को अनुभव करूंगी। और ग्रीशा ने कहा कि मैं नाटक द्वारा उपस्थित की गई संभावनाओं से आरंभ करूंगा और अपने को उनमें रखूंगा। पाल ने नाटक को छोटी छोटी इकाइयों में बांटने की बात की। इन सभी विचारों की विवेचना करते हुए स्टैनिस्लॉवस्की ने कहा कि अन्य शब्दों में तुम सभी अपनी आंतरिक शक्तियों का उपयोग अपनी भूमिका के आत्मा में होने का अनुभव करने के लिए करोगे। इसके लिए तुम्हें नाटक को एक बार नहीं कई बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 100 बार, 150 बार, 300 बार भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले टाइम बताया था, एंथोनी हॉपकिंस करके अभिनेता थे, वो 250 बार एक नाटक को पढ़ते थे और खुद के ही संवाद के अलावा पूरे नाटक को वो याद कर लेते। और ये पढ़ना जो है बड़ा विरल होता है। कोई अभिनेता अपनी भूमिका के आवश्यक तत्वों को तत्काल पकड़ ले। ऐसे बहुत कम अभिनेता होते हैं जो उनकी भूमिका के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अलग अलग चीजें हैं, उनको पकड़ ले। नहीं, फिर उसके द्वारा कुछ ऐसा। अब उसके बाद अगर कोई ऐसा अभिनेता हो जो कुछ 10 बार पढ़े, 15 बार पढ़े, फिर उसके द्वारा ऐसा बहा ले जाए, वह अपनी संपूर्ण अंतर चेतना के एक प्रस्तुतिकरण, प्रस्फुटन में उसकी संरचना कर दे, बहुत कम समय में उसको तैयार कर ले। अधिकांशतः उसकी बुद्धि उसकी भूमिका के मूल पाठ को पहले पकड़ती है, तब उसकी भावनाएं हल्के से स्पर्शित होती हैं और वे अस्पष्ट इच्छाएं जागती हैं। अभी पिछली बार हमने जो पढ़ा है इंटरनल मोटिवेटिंग फैक्टर, उसमें हमने बात की कल्पना, मन और उसके बाद इच्छा शक्ति, संकल्प, इनकी हमने बात की थी। आरंभ में उस नाटक की आंतरिक विशेषता की समझ अपेक्षा अनुसार एकदम सामान्य होती है। जब तक वह लेखक द्वारा लिखते समय उठाए गए चरणों को पूरी तरह से अनुसरण न कर ले, तब तक वह साधारणतः उसकी तह तक नहीं पहुंच पाता। जब नाटक को पहली बार पढ़ने पर बौद्धिक या भावनात्मक प्रभाव नहीं बन पाता तो अभिनेता क्या करे? अगर कोशिश करता है, बार बार पढ़ता है, उसके बाद भी उसका जो इंटेलेक्चुअल और इमोशनल जो तैयारी नहीं हो पाएगी तो क्या करेगा? स्टैनिस्लॉवस्की ने सुझाव दिया अन्य लोगों के निष्कर्षों को मान लेना चाहिए और फिर पाठ के अर्थ में उतरने की दृढ़ता से कोशिश करना चाहिए।
वन शुड रीड बिटवीन द लाइन्स, खास करके अभिनेता को उनका तात्पर्य क्या है, उन पंक्तियों का तात्पर्य क्या, पंक्तियों के बीच में क्या कहने की इच्छा जताई गई, क्या कहा गया है, वह अपनी भूमिका के होने का अनुभव केवल एकल क्षणों में ही कर पाएगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि किस कालावधि में उसके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का प्रभाव कभी प्रकट होगा और कभी गायब। कभी क्या, वो चित्त बड़ा चंचल होता है, चित्त जो है वो पकड़ नहीं पाएगा। एक अगर उसका ध्यान का एकीकरण नहीं होगा, एकीकृत ध्यान नहीं होगा तो वो उन चीजों को नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए ही जो प्राणायाम और दूसरी एक्सरसाइजेस वगैरह कराते हैं, त्राटक कराते हैं, ध्यान को एकीकृत करने की स्थिति को बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो अपनी भूमिका को अधिक गहराई से समझेगा और उसके आधारभूत उद्देश्य को आत्मसात कर लेगा, केवल तभी क्रमशः से आगे बढ़ती हुई एक अविच्छिन्न रेखा और पूर्ण रेखा बनेगी। तभी हमें यह अधिकार होगा कि हम रचनात्मक कार्य को आरंभ करने की बात कर सकें। अब ये जो अनब्रोकन लाइन है, अविच्छिन्न रेखा है, ये क्या है? एक छात्र ने जानना चाहा, केवल तभी क्यों? स्टैनिस्लावस्की ने जवाब दिया। जवाब देने के पहले उन्होंने क्या किया कि अपनी बाहों को, सिर को और शरीर के अन्य अंगों को लेकर कुछ अंशबंध, मतलब जिसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं थी, ऐसी चेष्टाएं उन्होंने की। फिर पूछा, जो कुछ मैंने किया क्या उसे आप नृत्य कहोगे? छात्रों ने कहा नहीं, नृत्य मानने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने संगीत के एक टुकड़े को, गाने को, विन्यास को अलग अनेक टुकड़ों में एक एक कर सुनाया। मतलब कोई गाना है और उसको क्या किया, तुम जा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं तो कोई बात नहीं, तो ये कोई गाना थोड़ी है, तो ये गाना नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया कि एक बिल्कुल अच्छा गाना, उसको अच्छी तरह से उन्होंने गाया और उस विखंडित स्वर भंगिमा को जो अलग अलग टुकड़ों में थी, उसको क्या कहा, सुसंबद्ध रूप में प्रकट किया। तो छात्रों ने स्वीकार किया कि ये गायन है। निष्कर्षतः स्टैनिस्लावस्की ने कहा कि हर कला में एक अविच्छिन्न रेखा होती है, इसलिए जब एक पूरी रेखा प्रकट होती है तभी ये कहा जा सकता है कि रचनात्मक कार्य आरंभ हो गया है। एक छात्र ने जानना चाहा कि क्या वास्तविक जीवन में अथवा कम से कम मंच पर ही वास्तव में ऐसी रेखा के बन जाने की संभावना है जो कभी खंडित न हो। स्टैनिस्लावस्की ने समझाते हुए कहा कि संभवतः उस रेखा का अस्तित्व है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति में नहीं। एक स्वस्थ व्यक्ति में कुछ न कुछ व्याघात तो होंगे। एक जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसकी जीवन रेखा, उसकी जो चलता है, जो हो रहा है, घट रहा है, उसमें भी कहीं न कहीं रुकावट आ जाती है। यहाँ वो बोल रहे हैं व्याघात, मतलब रुकावट। कम से कम लगता तो ऐसा ही है, फिर भी टूटन के उन क्षणों में उस व्यक्ति का अस्तित्व बना ही रहता है। वो रुकावट आई, लेकिन फिर वो बैकअप करता है और फिर वो उस कार्य को पूरी तरह संपादित करके पूर्ण करता है, तो वो मरता नहीं है। इसलिए एक प्रकार की रेखा चलती रहती है। चलो हम मान लेते हैं कि सामान्यतः प्रवाहमान रेखा वह होती है जिसमें अपेक्षानुसार कुछ व्याघात, कुछ रुकावटें अवश्य हो जाती हैं। एक अविच्छिन्न रेखा के आसपास एक नहीं अनेक रेखाओं की जरूरत होती है। रंगमंच पर अगर कोई अंतरंग रेखा टूट जाती है तो अभिनेता यह नहीं समझ पाता कि क्या किया जाए अथवा क्या कहा जा रहा है। मैं भी अभिनय करता था, हमने भी इस चीज को भोगा है। मतलब कई बार ऐसा होता है, अभिनय करते करते ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक, एकदम से पता नहीं चलता क्या बोलें, कुछ पीछे छूट जाता है, हमारा चित्त बिखर जाता है। तो उस समय क्या होता है कि क्या करें? उस समय क्या होता है कि उसकी इच्छाएं और भावनाएं तिरोहित हो जाती हैं। मानवीय दृष्टि से कहा जाए तो अभिनेता भूमिका दोनों इन्हीं अविच्छिन्न रेखाओं में जीते, बिटवीन द अविच्छिन्न रेखा में जीते हैं, अभिनेता और अभिनेता की भूमिका। यही अविच्छिन्न रेखा मंच पर प्रदर्शित व्यापार को जीवन और गति प्रदान करती है। यदि इन रेखाओं को विच्छिन्न कर दिया जाए तो जीवन रुक जाता है, उन्हें जीवित कर दिया जाए तो जीवन की धारा बह निकलती है। लेकिन यह अनियमित मरना और फिर जीना स्वाभाविक नहीं है। भूमिका को सतत चेतनामय हो और उसकी रेखा को अविच्छिन्न होना ही चाहिए। हमारी कला में या किसी भी अन्य कला में अविच्छिन्न रेखा का अपनी संपूर्णता के साथ होना आवश्यक है। यह स्पष्ट किया कि इसका निर्माण कैसे होता है। उन्होंने यह बताने के लिए वान्या को कहा कि सुबह उठने और संस्थान के आने के बीच में तुमने क्या किया। वान्या ने बड़ी कोशिश की, लेकिन जब वह सफल नहीं हो पाया तो उन्होंने सलाह दी कि तुम क्या करो
कि वर्तमान से अतीत की ओर जाओ, अतीत से वर्तमान की ओर आने की कोशिश मत करो। तब वानर ने क्या किया कि उसने कोशिश की और वर्तमान के पीछे की ओर चलो, अतीत के उस बिंदु तक जिस तक तुम पहुंचना चाहते हो। पीछे की ओर जाना कहीं अधिक आसान है कि जब हाल के अतीत पर विचार किया जा रहा हो। वानर ने उसके बाद वर्तमान से अतीत की ओर अग्रसर होते हुए एक एक प्रश्न का स्मरण किया। तब उन्होंने कहा कि अब हम लोगों को छोटी छोटी लाइनों की एक श्रृंखला मिल गई है। सुबह उठे, आंखें खोली, धीरे धीरे कुनमुनाते हुए ब्रश किया। ब्रश करने के बाद किसी को बेड टी लेने की आदत है, उसने बेड टी ली। उसके बाद वो फ्रेश होने चला गया, वॉशरूम गया। उसके बाद वो बाहर निकला, माँ से या जो भी अटेंडर है उससे बोला भी खाना मेरे को नाश्ता चाहिए। नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद वो अपने आप को उसने कपड़े पहने, कपड़े के शर्ट के बटन लगाए, पैंट पहना, ये सब किया। और उसके बाद घड़ी देखी कितना समय हो गया। और उसके बाद फिर उसने माँ को कहा, माँ मैं जा रहा हूँ और मैं शाम को लौटूंगा। तो ये पूरी जिसकी जो क्रियाएं थी प्रातः उठने के बाद, वो सारी उन्होंने बोला था कि याद करिए आप। और फिर उन्होंने क्या किया उस वान्या को कि बार बार दोहराओ, इसको बार बार दोहराओ। और धीरे धीरे उसने क्या, वान्या ने सारे क्रियाकलापों को अपने मन में भली प्रकार से सुव्यवस्थित कर लिया। तो उन्होंने उससे वही प्रक्रिया उल्टे क्रम से उस समय जब सुबह से आंख खोली थी तब से उन्होंने बोला कि भाई आरंभ करने को कहा। वान्या ने यह प्रक्रिया कई बार संपन्न की। स्टैनिस्लावस्की ने जब उससे यह बताने को कहा कि इस अभ्यास में उसके मनोजगत पर छाप पड़ी या नहीं पड़ी, जिसे वह आज के जीवन की रेखा का संप्रसार मान सकता है, आज की जीवन रेखा की सतत चलना मान सकता है। क्या वह एकल कार्यों और भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं का एक परिपूर्ण और पूर्णतः समन्वित रूप नहीं है? हर व्यक्ति की जीवन में हर उसका हो जाता है। उसकी उम्र 50 साल हो, उसकी उम्र 30 साल हो, उसकी उम्र 25 साल हो, लगातार दैनिक जीवन में वो एक तरह की क्रियाएं करता रहता है। फिर उन्होंने क्या किया कि ग्रीशा को बुलाया। ग्रीशा को बोला, भैया तुम एक काम करो कि भविष्य के लिए जो दृष्टि है, दिन के उत्तर भाग में जो भी आप करोगे उसको प्रदर्शित करो। ग्रीशा ने विस्मय से कहा, आश्चर्य से कि मेरे को क्या मालूम कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो स्टैनिस्लावस्की ने उसको डांटा और कहा, बेवकूफ, कक्षा के बाद तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे? है सिनेमा देखने जाओगे, फिल्म देखने जाओगे, क्या करोगे? यहाँ से जाने के बाद फिर क्लास में जाओगे, अपनी पढ़ाई करोगे, क्या करोगे? तो फिर उन्होंने ऐसा जब कहा उसको, तो फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे पास शाम के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है, खाना नहीं खाओगे? क्या तुम्हें किसी से मिलने या कोई नाटक या फिल्म देखने या फिर व्याख्यान सुनने के लिए नहीं जाना है? तुम यह नहीं जानते हो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन उसके पूरे होने की संभावना तुम व्यक्त कर सकते हो। क्या तुम्हें भविष्य की ओर बढ़ती हुई ठोस रेखाएं दिखाई नहीं देती, जिनमें सावधानी है, उत्तरदायित्व है, खुशियां हैं, गम है? आज दिखोगे तो पाओगे कि वहां कुछ गति है और जहां गति है वहीं से एक रेखा शुरू हो जाती है। अब इसमें क्या क्या बोला उन्होंने? उत्तरदायित्व है, खुशियां है, कोई सामान बाजार से लेना है, किसी दोस्त से मिलेंगे तो खुशी होगी, किसी की सूचना मिलेगी, दुख में सूचना तो गम होगा। और उसके बाद अब सड़क पार कर रहे हैं तो सावधानी रखेंगे, स्कूटर चला रहे हैं तो सावधानी रखेंगे। ये सारी चीजें जो है प्रक्रिया घटती जाती है धीरे 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 और एक अविच्छिन्न रेखा बनती है। तो उन्होंने फिर उसको बोला कि आप एक काम करिए कि इसको एक बड़ी धारा का रूप लेते हुए पूरे दिन के जीवन को प्रतिनिधित्व करने वाली भविष्य की बन गई, अतीत की बना ली, वर्तमान में है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम इस रेखा को आज देखोगे तो पाओगे कि वहां कुछ गति है और जहां गति है वहीं से एक रेखा शुरू होती है। उसके बाद उन्होंने छात्रों से कहा, अगर तुम इस रेखा को उस रेखा से जोड़ दो जो पहले बनी थी तो तुम एक अविच्छिन्न रेखा बना लोगे जो अतीत से आरंभ होकर वर्तमान से होती भविष्य की ओर अग्रसर होती है। उस क्षण से जब तुम उठे, सुबह उठे थे, रात के उस समय तक जब नींद में आंखें बंद करोगे, ये जो एक अविच्छिन्न रेखा बन जाएगी। इस तरह छोटी छोटी एकल पंक्तियों के साथ बहकर एक बड़ी धारा का रूप ले लेती है जो पूरे दिन के जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। स्टैनिस्लावस्की ने बाद में कहा कि मान लो अगर तुम एक हफ्ते के भीतर ओथेलो की भूमिका की तैयारी करनी है, क्या तुम यह अनुभव कर सकते हो कि उन दिनों में तुम्हारा सारा जीवन अपनी समस्या की सफलता के साथ समाधान करने एक मुख्य दिशा में लगा रहेगा?
फिर उन्होंने बताया कि अगर चलो ओथेलो की भूमिका तुमको तैयार करनी है, एक नाटक जो हम 15 दिन के बाद खेलने जा रहे हैं, उसमें तुम ओथेलो की भूमिका करोगे, तो इन 15 दिनों में जो तुम क्या करोगे, 15 दिन का क्या तुम्हारा एक शेड्यूल रहेगा, किस प्रकार तुम अपनी भूमिका की तैयारी करोगे। तुम्हारे ऊपर पूर्णतः एक ही विचार हावी होगा कि तुम्हें पूर्णतः समाहित करके उसी क्षण की ओर ले जाएगा जब तुम्हें वह भयंकर प्रदर्शन करना है। वान्या ने स्वीकार किया कि निश्चय ही ऐसा होगा। स्टैनिस्लावस्की तब वस्तुस्थिति को स्पष्ट करते हुए जानना चाहा कि क्या वह उस बड़ी रेखा को अनुभव कर सकता है जो पूरे हफ्ते उसके साथ उसकी ओथेलो की भूमिका की तैयारी में चलेगी, और यदि ऐसी रेखाओं का अस्तित्व है तो दिन हफ्तों तक दौड़ती है, तो क्या यह नहीं माना जा सकती कि वे महीनों, सालों और उसके बाद पूरे जीवन में चलती रहती है। ये सभी बड़ी रेखाएं छोटी छोटी रेखाओं के साथ आने से बनती है। यही तो हर नाटक में हर भूमिका के साथ होता है। वास्तव में जीवन इस रेखा को बनाता है, लेकिन रंगमंच पर वह लेखक की कलात्मक कल्पना है जो सच्चाई से मिलते जुलते रूप में उसकी रचना करती है। वस्तुतः वह हमें उसे उस केवल बीच बीच में टूटते हुए टुकड़ों में प्रदान करता है। लेखक एक अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, और फिर एक अंक में कितने सीन है ना, कितने अलग अलग वो हैं, तो उसके बाद वो टूटा हुआ चीज है। और फिल्म में तो और ज्यादा, फिल्म में तो एक शॉट फिल्मा लिया, और कई बार ऐसा होता है कि जो उसको बोलते हैं ना कि चरम सीमा वाला जो फाइनल शॉट जो लेते हैं, जिसको बोलते हैं ना क्लाइमेक्स का शॉट पहले ले लेते हैं। तो फिल्म में तो एक शॉटों में बनती, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाई जाती है फिल्मों। नाटकों में तो क्या, एक बार चले गए रंगमंच पर तो फिर आपको पूरा आपका जो भी भूमिका है उसको निभाना है आपको, और जो बोल दिया वो लौट के नहीं आएगा। जबकि कैमरे में क्या है, कट लग जाएगा, कैमरे में अलग अलग शॉट्स होते हैं, फिर डायरेक्टर बोलता है ओके नॉट ओके। डायरेक्टर जब बोलता है कि भाई एक्शन, वहां से शॉट शुरू होता है, और डायरेक्टर जब बोलता है कट, तो वो शॉट कहलाता है। उतना जो उतना हिस्सा शूट होता है वो शॉट कहलाता है। तो यहाँ नाटकों में जो है वो जो बोल दिया, तो वो उनका कहना है कि उस छात्र ने पूछा कि जब नाटक तो 2.5 घंटे का होता है, 2.5 घंटे में पूरा जीवन तो बताया नहीं जा सकता, तो जो राइटर लेखक जो छोड़ देता है उसको भी अभिनेता को अपने को कल्पना में लाना है और उसको रूपायित करना है। जो कुछ भी मंच पर करते हैं वह जो अनकहा छोड़ देता है उसे हमें भरना होता है, अन्यथा हमारे पास हम जिन व्यक्तियों के जीवन को रूपायित कर रहे हैं उसकी केवल कुछ कतरने और कुछ टुकड़े ही होंगे। इस तरह काम नहीं चलता। इसलिए हमें अपनी भूमिकाओं के लिए अपेक्षाकृत अविच्छिन्न रेखा बनानी ही होती है। बिना उस अविच्छिन्न रेखा के हम अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर सकते। अगले दिन स्टैनिस्लावस्की ने रंगमंच पर प्रकाश व्यवस्था से छात्रों को यह बताने का प्रयास किया कि रंगमंच पर रोशनी की अविच्छिन्न रेखा का निर्माण किस तरह किया जाता है और वह अभिनय के कार्य व्यापार को किस तरह सहायता करती, किस प्रकार। उन्होंने सभी छात्रों से एक बैठक के सेट पर बैठने के लिए कहा। सभी छात्रों ने बैठक के अलग अलग हिस्सों में बैठ गए, समूह में बैठ गए और सुव्यवस्थित रूप से कमरे के अनेक स्थानों पर बैठकर बातचीत आरंभ की। तभी उन्होंने देखा कि मंच पर कुछ बत्तियां जल रही हैं, कहीं लाइट जल रही है, कहीं बुझ रही है और विभिन्न प्रकार की रोशनियां मंच पर जल रही हैं। देखा कि मंच पर अनेक स्थानों पर जल रही हैं, बुझ रही हैं। उनके पास एक व्यक्ति था जो कमेंट्री कर रहा था और जैसे ही कमेंट्री करते समय किसी वस्तु का उल्लेख आता तो वो लाइट जो उस वस्तु पर केंद्रित हो जाती थी। छात्र इसका कारण समझ नहीं पा रहे थे। अंततः उन्होंने समझा कि उसका संबंध कालाविधि कि अंतराल कालाविधियों के साथ है। उदाहरण के लिए बरामदा तो अतीत के संदर्भ में प्रकाशित होता था, भोजन कक्ष में प्रकाश आने का मतलब होता था वर्तमान की बात, और प्रकाश सभागार में चला जाता था तो जैसे कोई भविष्य की बात कही जा रही हो। तो वैसे ही दूसरी जल जाती फिर बुझ जाती। यह प्रक्रियाएं बदलती हुई वस्तुओं को अविच्छिन्न श्रृंखला को प्रदर्शित कर रही थी, जिन पर ध्यान वास्तविक जीवन की भांति सुसंगत और विसंगत रूप में केंद्रित किया जाता है। यह प्रक्रिया ठीक वैसे ही होती है जैसे प्रदर्शन के समय। यह महत्वपूर्ण है कि वस्तुओं की वह परंपरा जिन पर प्रकाश केंद्रित होता है एक सुदृढ़ रेखा बनाए
वह रेखा फुटलाइट से इसी ओर बनी रहनी चाहिए, सभागार की ओर नहीं भटकना चाहिए। अब आप देखेंगे कि नाटक देखने जाते हैं, स्पॉटलाइट लगाते हैं, कोई बहुत भावनात्मक दृश्य चलता है तो उस समय दूसरे हिस्से की लाइट बंद कर दी जाती है और उस दृश्य पे पूरी लाइटें केंद्रित हो जाती हैं और फिर उसमें भावनाओं में भी दुखद है तो फिर रंग बदलता है उसका। स्पॉटलाइट जो लगी रहती है अलग अलग रंगों की लेती है। खुशी का है तो खुशी के रंग अलग होते हैं, श्रृंगार का है तो श्रृंगार के रंग अलग होते हैं। अलग अलग जो रस वहां पे बह रहे हैं रंगमंच पर, अपने जो कलाकारों के द्वारा अपने अभिनय के द्वारा जो प्रस्तुत किए जाते हैं उसके हिसाब से लाइटिंग की व्यवस्था होती है। स्टेनलेस वास्की ने स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति अथवा भूमिका के जीवन में बदलती हुई वस्तु और ध्यान के व्रतों सर्कल की वास्तविकता या कल्पना के तल पर अतीत की स्मृतियों के क्षेत्र में अथवा भविष्य के स्वप्नलोक में अविच्छिन्न परंपरा होती है। इस रेखा की अविच्छिन्नता एक कलाकार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है और अभिनेता को उसे स्वयं बनाना सीखना चाहिए। इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि रेम्ब्रांड बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हैं, उनके 2 चित्रों की नीलामी के प्रसंग को उन्होंने बताया और बोले हम नीलामी का हम आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पे बोली लगाने वालों ने आना आरंभ किया और उसके बाद स्टेनलेस वास्की ने छात्रों से कहा, देखो पूरा रंगमंच और उसके पीछे के कमरे सभी में रोशनी का प्रबल प्रवाह है। वे विदेशी संग्रहालयों के प्रतिनिधि हैं जिनका मैं विशेष रूप से अभिवादन करने जा रहा हूं। उसके बाद उन्होंने निरीक्षण करने जैसी प्रक्रियाओं की ओर इशारा किया। फिर कहा कि अभिनेताओं को ध्यान एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर जा रहा है। वो उठाते हैं कोई चीज को, उसको देखते हैं, फिर उसको रख देते हैं, फिर वो आगे की चीज में बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से जो प्रकाश व्यवस्था है वो उन वस्तुओं पर केंद्रित हो रही है। ठीक है। और उसके बाद उनके मनोभाव पे भी, फिर उसके बाद यह रोशनी का निरंतर बदलता हुआ संपूजन है, समूह है जो अविच्छिन्न रेखा बना रहा। अगर अभिनेता एक पूरे अंक अथवा एक पूरे नाटक के बीच अपने को एक वस्तु से बांध लेता है तो क्या होगा, उसकी अंतर्चेतना असंतुलित हो जाएगी। वो तो क्रम बदल रहा है, नए पात्र आ रहे हैं, नए डायलॉग आ रहे हैं, नई सीन बन रहे हैं, तो वहां पे उसको अगर वो एक ही चीज को पकड़ लेगा तो फिर भूल जाएगा उसको क्या बोलना है आगे। वह एक विचार के साथ जड़ता का शिकार हो जाएगा। स्टेनलेस वास्की ने आगे कहा कि देखो रोशनियां रंगमंच पर केवल अंतराल से ही प्रकट हो रही हैं, जबकि वे सभागार में लगभग निरंतर जल रही हैं। जो ऑडिटोरियम होता है, जब दर्शक बैठते हैं, वहां लगातार जलती ही रहती है ना। जब वे क्या यह स्वाभाविक नहीं लगता कि एक अभिनेता का मन और उसकी भावनाएं बड़े लंबे समय तक दर्शकों में भटके और फिर नाट्य परिसर के बाहर भी चली जाए, क्योंकि मन में हो सकता है उसके घर का ख्याल आ जाए, अगर वो श्रीमान है तो उसकी श्रीमती का ख्याल आ जाए, अगर वो प्रेमी है तो उसकी प्रेमिका का ख्याल आ जाए, तो इस प्रकार चित्त भटक जाता है। इस प्रकार के अभिनय में अभिनेता को उसकी भूमिका कभी कभी ही एक दूसरे के साथ मिलती है। भूमिका और अभिनेता में फर्क है। इस दुर्योग से बचने के लिए अभिनेताओं को अपनी सारी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग एक अविच्छिन्न रेखा को बनाने में कर लेना चाहिए। जब नाटक की रिहर्सल चलती है, डायलॉग बोला जाता है, बार बार वो उसी डायलॉग को वो घर जाके फिर अपनी रिहर्सल करता है, घर पे भी करता है, वो एकाकार हो जाता है उसकी भूमिका का और अभिनेता का। हालांकि शरीर अभिनेता का है, लेकिन वो शरीर में वो सारी क्रमिक चेंजेस होने लगते हैं जो उस भूमिका के लिए आवश्यक है। मित्रों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल चंद्रशेखर बिरथरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, लाइक करने का कष्ट करें। और मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग अकेडमी इंदौर से आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं एक अंतराल के बाद फिल्म एक्टिंग कोर्स के नए एपिसोड में नए विषय रचना की मनोभूमिका के साथ। स्टेनलेस वास्की जी क्या कहते हैं रचना की मनोभूमिका के बारे में, इसके लिए हम हमारे 25वें एपिसोड में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।